नमस्ते दोस्तों, नॉलेज स्टोरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी का इंतजार खत्म हुआ। आज हम लेकर आए हैं आपके पसंदीदा धारावाहिक केफ ऑफ किंग का छठा और अब तक का सबसे विशाल एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे सारा की मौत और कबीर के नदी में कूदने के बाद आर्यन को लगा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन माया की गद्दारी और कबीर के जिंदा होने की खबर ने फिर से तहलका मचा दिया है। अगर आप इस महायुद्ध को देखने के लिए उत्साहित हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं केफ ऑफ किंग का अगला एपिसोड। शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक वीरान श्मशान घाट। आसमान काले बादलों से घिरा था और हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। आर्यन सोलंकी खड़ा था सारा की जलती हुई चिता के सामने। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक सर्द खालीपन था। विक्रम सिंह सोलंकी उसके पीछे खड़े थे। उन्होंने धीरे से आर्यन के कंधे पर हाथ रखा। आर्यन, जो चला गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता। सारा ने आखिर में तुम्हारा साथ दिया। उसने अपनी जान देकर यह साबित किया कि उसकी वफादारी पैसों के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए थी। आर्यन की मुट्ठियां भिंच गईं। पापा, उसे वफादारी साबित करने की जरूरत नहीं थी। उसे बस मेरे पास रहना था। और कबीर भाई, उन्होंने उसे मरने दिया। उन्होंने अपनी ही टीम की सबसे भरोसेमंद लड़की पर गोली चलने दी। वो अब तुम्हारा भाई नहीं रहा आर्यन, राघव ने बैसाखी के सहारे चलते हुए पास आकर कहा। राघव के चेहरे पर चोट के निशान थे जो कबीर की कैद में उसे मिले थे। वो अब एक आदमखोर भेड़िया बन चुका है और वो अकेला नहीं है। माया उसके साथ है। माया, जिसे हमने अपनी फैमिली का हिस्सा माना था, वो सिंडिकेट की असली मास्टरमाइंड निकली। आर्यन ने सारा की राख को हाथ में लिया और हवा में उड़ा दिया। आज इस आग के साथ आर्यन सोलंकी का भोलापन भी जलकर खाक हो गया है। कबीर भाई ने कहा था न कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। तो ठीक है, अब खेल के नियम मैं लिखूंगा। आर्यन सीधा धुआं गली पहुंचा। इस बार वो वेटर के भेष में नहीं, बल्कि अपने रॉयल सूट में था। उसके साथ ब्लैक कमांडोज की एक पूरी टुकड़ी थी। पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया। बिलाल और उसके गुंडे सहम गए। आर्यन सीधे जोया के अड्डे में घुसा। जोया हमेशा की तरह सिगरेट पी रही थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आर्यन के लिए एक अलग सम्मान था। सुना है किंग ने अपनी रानी खो दी, जोया ने धुआं छोड़ते हुए कहा। आर्यन ने उसके सामने एक छोटा सूटकेस रखा। उसमें किरात खजाने के वो दस्तावेज थे जो उसने पैलेस के तहखाने से निकाले थे। मुझे हमदर्दी नहीं, हथियार और सूचना चाहिए जोया। कबीर और माया कहाँ छिपे हैं? और ये सिंडिकेट का असली फंड मैनेजर कौन है? जोया ने सूटकेस खोला और कागजात देखकर चौंक गई। ये तो वो नक्शे हैं जिन्हें पाने के लिए लोग सदियों से मर रहे हैं। तुम इन्हें मुझे क्यों दे रहे हो? क्योंकि ये नक्शे नहीं, मौत का जाल है, आर्यन ने ठंडी आवाज में कहा। कबीर को लगता है कि खजाना उसे ताकत देगा। उसे वो ढूंढने दो। मुझे बस उस लोकेशन की खबर चाहिए जहां वो और माया अपनी अगली मीटिंग करने वाले हैं। जोया ने अपने कीबोर्ड पर टाइप करना शुरू किया। आर्यन, कबीर ने एक नया जाल बुना है। उसने इंडोनेशिया के एक आइलैंड पर ब्लैक समिट बुलाई है। वहां दुनिया के 7 सबसे बड़े अपराधी आ रहे हैं। वो किरात खजाने के नाम पर एक ग्लोबल आर्मी खड़ी करना चाहता है। और माया, वो वहां सौदेबाजी करने वाली है। इंडोनेशिया का एक सुदूर आइलैंड जहां घना जंगल और बीचों बीच एक हाईटेक विला था। विला के अंदर चारों तरफ हथियारबंद गार्ड्स तैनात थे। माया एक शानदार गाउन पहने बालकनी में खड़ी थी। तभी पीछे से कबीर आया। उसके चेहरे के जलने के निशान अब थोड़े बेहतर लग रहे थे, लेकिन उसकी आंखों की दरिंदगी बढ़ गई थी। आर्यन को लग रहा होगा कि मैं मर गया हूं, कबीर ने हंसते हुए कहा। आर्यन बेवकूफ नहीं है कबीर, माया ने मुड़ते हुए कहा। उसे पता है तुम जिंदा हो, लेकिन उसे ये नहीं पता कि सारा की मौत का असली प्लान मेरा था। उस सिपाही को मैंने इशारा किया था गोली चलाने के लिए। सारा एक कमजोर कड़ी थी, उसे मरना ही था। कबीर ने माया का गला पकड़ लिया और उसे दीवार से सटा दिया। मेरे खेल में दखल मत दो माया, सारा मेरी वफादार थी। अगर मुझे पता चला कि तुमने मेरे पीछे कुछ किया है तो याद रखना, सोलंकी साम्राज्य के खून में गद्दारी के लिए कोई जगह नहीं है। माया मुस्कुराई, उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है कबीर। खजाना पाने के लिए तुम्हें मेरी बुद्धिमानी चाहिए और मुझे तुम्हारी ताकत। ब्लैक समिट शुरू होने वाली है। मेहमान आ चुके हैं। विला के बड़े हॉल में दुनिया के कुख्यात माफिया डॉन जमा थे। कबीर मंच पर खड़ा था।
दोस्तों, किरात खजाना अब महज एक कहानी नहीं है। मेरे पास इसकी आधी चाबी है और दूसरी आधी चाबी बहुत जल्द मेरे पास होगी। हम इस दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करेंगे, कबीर ने गरज कर कहा। तभी हॉल के बड़े दरवाजे धमाके के साथ खुले। धुएं के बीच से एक साया अंदर आया। वो आर्यन सोलंकी था, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके पीछे इंटरनेशनल पुलिस और सोलंकी ग्रुप की अपनी प्राइवेट आर्मी थी। खजाना बांटने की जल्दी में अपने छोटे भाई को भूल गए भाईजान? आर्यन ने हाथ में ग्रेनेड पिन लिए हुए कहा। पूरे हॉल में अफरा तफरी मच गई। कबीर के गार्ड्स और आर्यन की टीम के बीच भीषण गोलीबारी शुरू हो गई। गोलियों की तड़तड़ाहट और धमाकों से पूरा आइलैंड गूंज उठा। आर्यन सीधे कबीर की ओर बढ़ा। माया ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे राघव ने रोक लिया। कहां जा रही हो माया? हिसाब अभी बाकी है, राघव ने अपनी गन तानते हुए कहा। आर्यन और कबीर एक बार फिर आमने सामने थे। इस बार कोई इमोशन नहीं था। दोनों ने अपनी गन फेंक दी और चाकू निकाल लिए। तुम कभी नहीं जीत पाओगे आर्यन। तुमने बाहरी लोगों को हमारे खानदान के मसले में शामिल किया है, कबीर ने वार करते हुए कहा। खानदान की बात तुम नहीं करो तो बेहतर है कबीर। तुमने एक ऐसी लड़की को मरवाया जिसने तुम्हें भगवान माना था। आर्यन ने कबीर के वार को बचाते हुए उसके पेट में लात मारी। दोनों के बीच खूनी लड़ाई हुई। विला की कांच की दीवारें टूट गईं। आर्यन ने कबीर को जमीन पर पटक दिया और उसके गले पर चाकू रख दिया। मार दो मुझे। वैसे भी 20 साल पहले मैं मर ही चुका था, कबीर चिल्लाया। आर्यन का हाथ कांपा। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हें कानून के हवाले करूंगा। तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे ये सोचकर काटनी होगी कि तुमने क्या खोया है। अचानक एक गोली चली, लेकिन ये गोली आर्यन या कबीर ने नहीं चलाई थी। ये गोली माया ने चलाई थी, जो राघव की पकड़ से छूट गई थी। गोली सीधे कबीर के सीने में लगी। अगर ये खजाना मेरा नहीं हो सकता तो किसी का नहीं होगा, माया चिल्लाई और उसने विला में लगे सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन को दबा दिया। पूरा विला धमाकों से हिलने लगा। आर्यन ने घायल कबीर को उठाने की कोशिश की, लेकिन कबीर ने उसे धक्का दे दिया। जाओ आर्यन, भागो यहां से, ये जगह फटने वाली है, कबीर ने खून की उल्टियां करते हुए कहा। नहीं भाई, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा प्रायश्चित है छोटे। भागो, कबीर ने आखिरी ताकत लगाकर आर्यन को विला के बाहर की ओर धक्का दिया, जहां राघव एक हेलीकॉप्टर के साथ इंतजार कर रहा था। आर्यन जैसे ही हेलीकॉप्टर में चढ़ा, पूरा विला एक भयंकर विस्फोट के साथ उड़ गया। सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया। सोलंकी साम्राज्य फिर से खड़ा हो गया था। आर्यन सोलंकी अब सिर्फ एक वारिस नहीं, बल्कि एक मजा हुआ बिजनेस टाइकून और न्याय का प्रतीक बन चुका था। विक्रम सिंह रिटायर हो चुके थे और राघव आर्यन का सबसे बड़ा सलाहकार था। आर्यन अपने केबिन में बैठा था, तभी उसकी टेबल पर एक कुरियर आया। उसमें एक पुराना जला हुआ लॉकेट था, वही लॉकेट जो कबीर के पास था, और साथ में एक नोट था। समंदर की लहरें बहुत कुछ बहा ले जाती हैं, लेकिन कुछ यादें कभी नहीं डूबती। किंग हमेशा लौटता है। आर्यन की आंखें फैल गईं। उसने खिड़की से बाहर देखा। दूर सड़क पर एक नकाबपोश साया खड़ा था, जिसने आर्यन की तरफ हाथ हिलाया और भीड़ में ओझल हो गया। क्या कबीर फिर से बच गया है? क्या माया अब भी किसी बड़े खेल की तैयारी कर रही है? और क्या किरात खजाने का रहस्य अब आर्यन को एक नई मुसीबत में डालेगा? जानने के लिए देखते रहिए के4 किंग। दोस्तों, अगर आपको ये महा एपिसोड पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल नॉलेज स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं, क्या कबीर को वापस आना चाहिए या अब आर्यन का राज ही चलना चाहिए? तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए के4 किंग धारावाही। धन्यवाद।